नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ द एजिमुथल वेव इक्वेशन, या जिसको हम फाई इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आज हमें ये पढ़ना है। तो इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन देखेंगे, देन वी विल यूज़ बाउंड्री कंडीशंस एंड हाउ क्वांटाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है ना। तो बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे कि इस वेव इक्वेशन के लिए क्या क्या बाउंड्री कंडीशन होती है। हम नॉर्मलाइजेशन देखेंगे एजिमुथल वेव इक्वेशन का, समझ में आया। ठीक है, फिर हम आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़ देखेंगे, जेड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंदी नहीं है। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ाया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में सेंट्रल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, है ना। और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, समझ में आया। और हमने क्या किया था, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल में हमने टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रूडिंजर इक्वेशन देखी थी, है ना, फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, समझ में आया। और इस टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रूडिंजर इक्वेशन को 3 पार्ट में सेपरेट किया था हमने। ठीक है ना। एक हमारे पास क्या था, रेडियल पार्ट, एक क्या था हमारे पास पोलर पार्ट, और एक क्या था हमारे पास फाई पार्ट, जिसको हम एजिमुथल इक्वेशन भी बोलते हैं या फाई इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो इन तीनों को हम ऑलरेडी हमने टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रूडिंजर इक्वेशन से डेराइव किया था, इन तीनों इक्वेशन के। अब हम एक एक करके ना इन तीनों इक्वेशन का क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। समझ में आई बात। मैंने आपको कल बताया भी था कि इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिलता है। ठीक है ना। इस इक्वेशन से, पोलर इक्वेशन से हमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर मिलता है, और इस इक्वेशन से हमें टोटल क्वांटम नंबर मिलता है। ठीक है। और यही तीनों क्वांटम नंबर तो डिफाइन करते हैं हाइड्रोजन एटम को, है ना। हाइड्रोजन एटम में जो क्वांटाइजेशन होता है एनर्जी का, या आइगन स्टेट्स जो होती है, हम यही तीनों क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। या हाइड्रोजन एटम हो, रिजिड रोटेटर हो, हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, एजिमुथल वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एजिमुथल इक्वेशन जो हमने एंगुलर पार्ट से डिराइव की थी स्क्रूडिंजर इक्वेशन के, तो ये हमारे पास थी। ठीक है ना। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा इस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो हमारे पास क्या होगा, ये। अब ये आया कैसे, देखो ये एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है। यदि आप ध्यान से देखो, मैं आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा। मान लीजिए सपोज मेरे पास ये कोई इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये दोनों सिमिलर ही तो है, यदि आप देखो। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते थे, यदि आपको ध्यान हो तो देखो, जिसको ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा हमारे पास, ठीक है। तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इसको कैसे लिखेंगे, यदि आपको ध्यान हो तो हम सिंपली हमारे पास डी स्क्वायर, है ना, यही तो है, प्लस के स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या लिखूंगा मैं, है ना, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास क्या आ गया, प्लस माइनस के आ गया, आयोटा के आएगा, है ना। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू, एक बार तो मैं क्या ले लूँगा, पॉजिटिव ले लूँगा, है ना ये, और एक बार क्या ले लूँगा मैं, नेगेटिव ले लूँगा। तो आई के ये आता है ना सॉल्यूशन। अब ये हमने काफ़ी बार इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। या हम जनरली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करूँ। मान लो मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया, कोई कांस्टेंट हो गया मेरे पास c एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, आई के एक्स। अब यहाँ पर हमने एज्यूम किया कि जो k है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे तो अलग अलग हमने लिख दिया। अब देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है दो सॉल्यूशन का। देखो ये यदि सिंगल को लूँ वो भी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, यदि मैं सिर्फ इसको लूँ वो भी सॉल्यूशन है इक्वेशन का, और दोनों को मैं जोड़ दूँ लीनियर कॉम्बिनेशन, वो भी सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का। या मैं सिंपली ऐसे भी कह सकता हूँ कि मेरे पास एक ये टर्म हो गई आई की पावर के एक्स, ठीक है ना। के पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा, सॉल्यूशन तो होगा इस इक्वेशन का। समझ में आया मैं क्या बताया। ठीक है। तो हमारे पास जो एजिमुथल इक्वेशन थी, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए कोई कांस्टेंट होगा आई एम एल, और ये क्या हो गया फाई एम। यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो ये एम अलग है, ठीक है ना, इसको कंफ्यूज नहीं होना। तो एम एल क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। अब ये इसका नाम ये क्यों पड़ा है, ऐसा ही ये क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। हमें पता चल जाएगा आज कि इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है। फाई एक जैसे पता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, फाई क्या है, एजिमुथल एंगल है, ठीक है ना, जो 0 से 2 पाई वेरी करता है। तो हमारे पास जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उसमें आर थीटा फाई होते हैं। तो आर का रेंज क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास है ना, जैसे स्फेरिकल कहने का मतलब क्या, सेंटर से रेडियस का है, 0 टू इन्फिनिट जा सकती है ना, रेंज यही तो होगा उसका। बात करते हैं पोलर एंगल की, ये क्या होता है, पोलर एंगल होता है। तो जो स्फेयर होता है, अब देखो पोल टू पोल हमें देखना है ना, तो एक पोल से दूसरे पोल तक पूरा कितना एंगल कवर होता है, पाई। तो ये 0 टू 2 पाई इसकी रेंज होती है। ठीक है। बात करते हैं हम किसका, एजिमुथल एंगल। तो ये एजिमुथल एंगल का हम इक्वेटोरियल प्लेन में ऐसे बात करते हैं, है ना। देखो सारे एक्सपेक्ट कवर हो गए, रेडियल डिस्टेंस कवर होगी, पोलर पार्ट कवर हो गया, और ये इक्वेटोरियल पार्ट। तो सारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ना हमें स्फेयर पर मोशन को शो करना होता है ना।
तो हम जनरली इन तीनों कोऑर्डिनेट से शो कर सकते हैं। तो ये एजिमुथल पार्ट होता है, तो ये पूरा 0 to 2 पाई मोशन शो करता है ना। तो ये कितना होता है, 0 to 2 पाई रेंज होती है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात आपको। बात करते हैं बाउंड्री कंडीशंस की। तो देखो फाई टू बी फैक्टर ऑफ एन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, ठीक है ना। तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो हमारे पास जो एजिमुथल वेव इक्वेशन आई है तो उसका जो वेव फंक्शन है यही तो है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये किसका, ये अब हमारे पास वैसे तो टोटल वेव फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट वेव फंक्शन यही तो होता है हमारे पास। आर पार्ट हो गया, थीटा पार्ट हो गया और ये एजिमुथल पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या फैक्टर ही तो है इसका, है ना, ये एक फैक्टर ही तो है। तो देखो ये पूरा ही सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी ये भी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए हमारे पास। तो सिंगल वैल्यूड कहने का मतलब देखो क्या है, तो हमारे पास जो फाई है ये कैसे वेरी करता है, 0 to 2 पाई वेरी करता है, ठीक है ना, समझ में। तो हमारे पास जब ये 0 to 2 पाई वेरी करता है तो जो इसका वैल्यू यहाँ है ना, और पूरा हम जब ये एंगल 0 पे फाई की वैल्यू जब 0 होगी तो कुछ वैल्यू आएगी, है ना, इस वेव फंक्शन की। और जब फाई की वैल्यू 2 पाई होगी, पूरा एंगल कवर हो जाएगा, तब इसका वही वैल्यू होना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, है ना। अलग हो जाएगा तो क्योंकि ये दोनों तो सेम है तो ये तो एक ही वैल्यू के लिए अलग अलग वेव फंक्शन आएंगे हमारे पास, जो कि गलत हो जाएगा, है ना। तो सिंगल वैल्यूड कब होगा, जब हमारे पास 5 या 5+2 पाई पे क्या होगा, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सिंपली मैंने वेव फंक्शन रखा, ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिखा। अब देखो ये पार्ट हमारे पास तो ये आ गया सिंपली IML5, ठीक है। और मैं इसको तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ, ये आ गया ना मेरे पास, ठीक है ना, 2 पाई, है ना। ये कट गया, 1 आ गया, तो ये इक्वल किसके होगा, 1 के। तो देखो मेरे पास ये आ गया, समझ में आई बात, ठीक है। और इसको हम यूजिंग यूलर आइडेंटिटी, तो यूलर आइडेंटिटी ये क्या होती है मेरे पास, कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यूलर आइडेंटिटी की मदद से इसको मैंने सिंपली क्या लिखा, ये लिख दिया, ठीक है। अब इक्वेट कर सकते हैं हम रियल पार्ट। अब ये देखो ये 1 है, 1 को यदि मैं ऐसे लिख लूँ 0 आउटा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है ना। तो अभी आप कंपेयर करोगे तो ये 1 के इक्वल ही तो आएगा। तो सिंपली ये आ गया। तो ये क्या है, कोस थीटा है मेरे पास। तो कोस थीटा क्या है, 1। तो थीटा की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो ये यही तो है थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, प्लस माइनस के 2 पाई होनी चाहिए, 4 पाई होनी चाहिए, समझ में आया, ठीक है। तभी तो होगा। आप देखो ये प्लस माइनस क्यों है, देखो यदि आप ध्यान से देखो जो कोस थीटा हमारे पास होता है ना, अब देखो ये कोस थीटा क्या होता है, सिंपली कोस थीटा मैं लिख सकता हूँ। यदि मैं माइनस थीटा लिखूंगा तब भी मेरे पास कोस थीटा ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो यानी एंगल जो है प्लस माइनस हो सकता है, है ना। तो ये यहाँ पर आप हमारे पास जो वैल्यू होगी ml की वो प्लस माइनस में आएगी, ठीक है। तो ml इसलिए हमारे पास क्या क्या होगा, देखो जी तो 0 आ गया, 2 पाई से ये कटेंगे 1 आएगा, फिर 2 पाई से इसका काट दो 2 आएगा। तो ml का वैल्यू कितना आएगा, 0 + 1 + 2 + 3 इस तरीके से आएगा, ठीक है। देखो यदि आपने 11th क्लास में पढ़ा हो, मान लो मेरे पास L का वैल्यू कितना है, मान लो मेरे पास L का वैल्यू 2 है, तो ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। तो L की वैल्यू 2 के लिए ml की वैल्यू कहाँ तक जाती है, -L to L जाती है, ठीक है ना। यानी -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, समझ में आया। तो वो ये वही चीज़ है। तो L क्या होता है वो हम बताएंगे आपको, है ना। आपने बेशक 11th क्लास में पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पूरा डेराइव्ड हम चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो समझ में आई बात। तो जो पैरामीटर है ml, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और ये इट क्वांटाइज्ड द जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी की वजह से जेड कंपोनेंट जो होता है ना एंगुलर मोमेंटम का, वो क्वांटाइज्ड होता है, क्योंकि ये वैल्यू 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है ना, प्लस माइनस में। ये 1/2 तो नहीं ले सकता, 3/2 तो नहीं ले सकता, 5/2 नहीं ले सकता, सिर्फ यही वैल्यू ले सकता है। इसी वजह से ये क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जब हमने इस इक्वेशन को डेराइव किया था, अब हमने ml मान कोई कांस्टेंट ही तो माना था। अब हमें पता, हमने बाद में देखा कि ये तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है कैसे, ठीक है। तो मान लेते हमने यहाँ कोई कांस्टेंट ही लिया था, तो हमने एज्यूम किया कि भाई ml क्या है, कोई मान लो ये कोई कांस्टेंट ही ले लेते, मान लो k है, तो ये कोई कांस्टेंट होगा, तो पता चला ये तो कोई कांस्टेंट है, ठीक है। फिर बाद में हमने देखा इस कांस्टेंट्स की तो कुछ सर्टेन वैल्यूज ही हो सकती हैं, है ना। क्या हो सकती है, कुछ सर्टेन वैल्यूज हो सकती हैं। यानी ये जो नंबर जो हमने माना था कि यानी इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, तो ये क्या होगा, ये क्वांटाइज्ड नंबर हो गया। क्या हो गया, क्वांटाइज्ड नंबर। तो ये क्वांटाइज्ड नंबर हो गया, समझ में। फिर हम बाद में देखते हैं ये तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना, समझ में। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बन गया। इस तरीके से नाम पड़ा है इसका, ठीक है ना, समझ में। फिर इसको भाई हम m से लिखने लगेगी, ठीक है, कि भाई ऑर्बिटल जब मतलब m फॉर मैग्नेटिक, समझ में आया, ठीक है ना। तो और चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करेंगे, क्लियर हो जाएगा कि इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं। बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ एजिमुथल वेव फंक्शन की। तो देखो एजिमुथल वेव फंक्शन हमारे पास आया कितना है, यही तो आया है, ठीक है।
ठीक है ना, ये हो गया। तो मेरे को ए का वैल्यू निकालना है, तो जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी क्या होगी, तो फाई हमारा 0 से 2 पाई वेरी करता है ना, तो फाई स्टार ये कॉन्जुगेट होगा, ये 1 आना चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन मीन्स द टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, 1 आ गया। तो देखो हमने ये पार्ट रखेंगे तो सिंपली ये आ गया ए स्टार ई टू द पावर माइनस आयोटा, है ना, माइनस आ जाएगा कॉन्जुगेट, है ना, इसको हम सिंपली ये रखेंगे, समझ में। ए स्टार और ए हमारे पास डेल ए स्क्वायर हो गया 0 टू पाई, ये दोनों पार्ट हमें क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करके 2 पाई आ गया, तो ए हमारे पास कितना आ गया, 1/√2 पाई, समझ में आया। तो हमारे पास देखो कितना आ गया का वैल्यू, वो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। इसको हम अब ऐसे लिखने लगे, कोई डाउट है तो ये नॉर्मलाइज्ड 1/√2 पाई, और जहाँ पे एम एल क्या 0 + 1 + 2 हो सकता है, समझ में आया। तो इट कैन बी शोन दैट दीज सॉल्यूशंस फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ये ऑर्थोनॉर्मल से, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाता है। वो ये नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थो का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर कंडीशन शो करता है, नॉर्मल यानी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आना चाहिए। अब देखो ये दोनों सेम होंगे, है ना, तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी ये वाली कंडीशन आएगी, है ना। ये एम एल और एम एल डैश अलग होंगे तो 0 होगा, यानी ऑर्थोगोनल कंडीशन शो करेगा, ठीक है ना, सिंपल है। अच्छा, और इस पार्ट को जो है ना, एंड कैन बी, जो ये है सॉल्यूशन को, है ना, इट कैन बी डिकम्पोज इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखो e टू द पावर IML फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, यूलर आइडेंटिटी की मदद से लिख सकता हूँ ना, कोस और साइन में। तो ये मेरे पास रियल पार्ट हो जाएगा और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। बात करते हैं हम आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज ऑफ LZ। अब देखो जो ऑपरेटर होता है Z कंपोनेंट जो होता है ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, तो हमारे पास यदि आपको ध्यान हो तो हमारे पास जो, अब मैंने आपको बताया था कि जो L² और LZ कंपोनेंट होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, ये दोनों ही क्वांटाइज्ड होते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, और कोई क्वांटाइज्ड नहीं होता। तो जो LZ कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, माइनस LZ जो ऑपरेटर होता है माइनस IH∗ तो जो एंगुलर मोमेंटम है ना, ठीक है ना, ऑपरेटर का, उसका Z कंपोनेंट है, तो उसको ऑपरेटर की फॉर्म में हमने ये लिखा। नाउ लेट अस डिटरमाइन वेदर फाई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर और नॉट। अब ये इसका एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो है आइगन फंक्शन है या नहीं है, लेट अस सी। देखो जब मैं LZ को ऑपरेट करूंगा इस पर, तो देखो LZ का वैल्यू क्या, -IH∗ वेव फंक्शन क्या ये होता है, तो वेव फंक्शन मैंने सिंपली लिखा, देखो -IH∗ एज इट इज। जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो 1/√2 पाई एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज इट इज, तो फाई के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो IML आ गया ये आ गया, ठीक है। देखो माइनस आयोटा प्लस देगा हमें, और H∗ML आ गया, और ये 1/√2 ये मेरे पास क्या दे देगा, फाई हो गया, ठीक है। तो हमने तो सिंपली पता चल गया ना क्या कि ये तो आइगन फंक्शन है, तो यानी फाई क्या है, आइगन फंक्शन है किसका, LZ ऑपरेटर का, विद आइगन वैल्यू MLH∗, समझ में आया। तो यानी जो LZ कंपोनेंट है ये क्वांटाइज्ड होता है, समझ में, और इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है ये, ठीक है। तो क्वांटम नंबर ML क्या डिटरमाइन करता है, Z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसको हम यहाँ से समझो, देखो ये मेरे पास क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, Z एक्सिस हो गया। नाउ इट इज प्रीसेसिंग अलोंग Z एक्सिस, Z एक्सिस के प्रीसेस कर रहा है ना कौन, L, ठीक है। तो ये जो प्लेन आप देख रहे हो ना, इस देखो ये तो हमारे पास Z एक्सिस हो गया, है ना, और ध्यान से देखो, है ना, इस प्लेन में x और y होगा। तो जो L है ना टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये इसमें ऐसे पूरा प्रिसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखो आप गौर से। तो LX और LY तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, आप देख सकते हो, इट इज प्रिसाइजिंग, है ना, इन XY प्लेन, इट कैन टेक एनी वैल्यू, LX एंड LY कैन टेक एनी वैल्यू, तो ये क्वांटाइज्ड नहीं है, समझ में आया। तो जो Z कंपोनेंट है, तो देखो L ऑपरेटर हो गया, तो इसका जो Z कंपोनेंट होगा हमारे पास, ठीक है ना, Z एक्सिस के अलोंग आएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, क्वांटाइज्ड, जैसे हमने देखा। अब ध्यान से देखो, यदि मेरे पास ML का वैल्यू सपोज 2 है, ठीक है ना, तो मेरे पास देखो ये यहाँ देखो ये LZ तो है ना, LZ हमारे पास कितना है, MH∗T तो है ना। देखो यदि ML का वैल्यू 2 होगा तो मेरे पास LZ ही आएगा, समझ में आया। ML का वैल्यू यदि 1 होगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ LZ ही होगा, ठीक है ना। ML 0 होगा तो ये सिंपली ML-1 तो ये होगा, तो मेरे पास वैल्यू यहाँ तक आएगी, समझ में आया, -2 के लिए। तो ये क्वांटाइज्ड है, सिर्फ ये हो सकता है ना, सिर्फ ये हो सकता है, मतलब इस प्लेन में प्रिसाइज कर सकता है, ये हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है, कोई रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती, समझ में आया। तो इस वजह से अब देखो ये जो प्रिसेशन है ये कब होता है, जब हमारे पास कोई भी एटम को हम किस में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। जो क्वांटम नंबर होता है ना, जैसे मैंने अभी जैसे बताया आपको, ये Z कंपोनेंट शो कर रहा है एंगुलर मोमेंटम का। तो जो वेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग Z एक्सिस, जब हम Z एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जो डीजेनरेसी होती है ना क्वांटम स्टेट्स की विद सेम N एंड L, तो N और देखो N हमारा किससे आता है, R से,
है ना। एल किससे आता है हमारे पास, थीटा से, ठीक है ना। और एम एल किससे आता है, फाई से। तो एलोंग जेड एक्सिस ये कंपोनेंट तो रहेंगे सेम, और सिर्फ ये चेंज होता है ना, डिफरेंट एम एल होता है, और यही डिजेनरेसी को रिमूव करता है ना, तभी तो डिजेनरेट होगा, डिजेनरेसी नहीं होगा, ठीक है ना। तो एम एल इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, समझ में आया। इसी देयरफॉर एम एल इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई एटम प्रिसाइज करता है तो जो जेड कंपोनेंट होता है ना, इट कैन ओनली टेक सर्टेन वैल्यूज, वो कुछ ही वैल्यूज ले सकता है। वो कितनी होती है, एम एच का, यही वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ वो यही वैल्यू ले सकता है जेड कंपोनेंट, इसलिए इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम बोलते हैं, ठीक है ना। और जैसे मैंने बताया एल एक्स और एल वाई, देखो पूरा प्रिसाइज कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, है ना। इट कैन टेक एनी वैल्यू, है ना, जेड कंपोनेंट की तरह नहीं कि कुछ सर्टेन वैल्यूज ही लेगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।